तो आज हम बात करने वाले हैं डेविड फिंचर की 1995 की एक बहुत ही कह सकते हैं आइकॉनिक फिल्म 7 की। जी हाँ, एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो मतलब दिमाग पर छा जाती है। क्राइम, मिस्ट्री, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस फिल्म की गहराइयों में ले जाएगी, किरदारों को समझने में और इसके पीछे के आइडियाज को। सही कहा। और देखिए, 7 सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। इसका जो माहौल है ना, वो शहर, हाँ, वो गुमनाम सा शहर। वही जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, अंधेरा छाया रहता है। ऐसा लगता है जैसे नैतिक पतन और निराशा हवा में घुली हुई है। ये माहौल ही अपने आप में एक किरदार बन जाता है ना। बिल्कुल। और इसी माहौल में कहानी सेट है। एक सीरियल किलर है जो 7 घातक पापों के आधार पर हत्याएं कर रहा है। 7 डेडली सिंस, जी। यानी ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एनवी और रात। पेटूपन, लालच, आलस्य, कामुकता, अभिमान, ईर्ष्या और क्रोध। हर हत्या एक तरह का भयानक उपदेश है। लेकिन इस शहर के गुनाहों से जैसे थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। और दूसरी तरफ डेविड मिल्स, ब्रैड पिट, नया है, जोशीला है, राइट, थोड़ा आप कह सकते हैं अधीर भी, बिल्कुल, और उसे लगता है कि वो कुछ बदल सकता है। हाँ। और फिल्म की शुरुआत से ही इनके बीच का वो तनाव, वो टकराव साफ दिखता है। अनुभव बनाम जोश। सही। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये फिल्म इन 7 पापों का इस्तेमाल कैसे करती है। सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि समाज, नैतिकता, न्याय, इन सब पर टिप्पणी करने के लिए। चलिए, तो फिर पहली हत्या से शुरू करते हैं। पहला पाप, ग्लटनी, पेटूपन। वो क्राइम सीन काफी ग्राफिक था। एक बहुत मोटा आदमी, उसका मुंह स्पैगेटी में। हाँ, और सॉमरसेट की नजरें वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये आम हत्या नहीं है। जी, वो नोटिस करते हैं कि उसे जबरदस्ती खिलाया गया है, इतना कि पेट फट गया, और फ्रिज के पीछे लिखा है ग्लटनी। तो ये साफ हो गया कि ये कोई आम पागल नहीं बल्कि कोई मिशन पर है। बिल्कुल। सॉमरसेट को अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर और अजीब होने वाला है। और ये शक और पक्का हो जाता है अगली ही हत्या से। दूसरा पाप, ग्रीड, लालच। हाँ, एक अमीर डिफेंस लॉयर अपने ही ऑफिस में, और तरीका, जमीन पर खून से GREED लिखा हुआ, और पता चलता है कि किलर ने उसे मजबूर किया था शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह अपने शरीर से 1 पाउंड मांस काटने पर। जाहिर है वो इसी कोशिश में मर गया। अब सॉमरसेट को पैटर्न एकदम साफ नजर आने लगा। ये कोई आम कातिल नहीं, ये बुद्धिमान है, योजनाबद्ध है, और खुद को क्या कहते हैं, नैतिक प्रहरी समझ रहा है। तो यहीं से सॉमरसेट की वो गहरी जांच शुरू होती है, सिर्फ फाइलों से आगे बढ़कर। जी हाँ, वो लाइब्रेरी जाते हैं, रातें गुजारते हैं, डांटे की इन्फर्नो, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, एक्वेनास, इन सब को पढ़ते हैं। मतलब वो किलर की सोच को समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। वो पाप, सजा, ईश्वर, इन सबको कैसे देख रहा है, कैसे अपने कामों को जायज ठहरा रहा है। वो किलर के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये किलर खुद को शायद ईश्वर का कोई दूत या उपदेशक समझता है जो पापियों को सजा दे रहा है। और उसकी तैयारी कमाल की है, सालों की प्लानिंग लगती है। नोट्स, पीड़ितों की जानकारी। जी हाँ, ये उसके जुनून को दिखाता है। और फिर आता है तीसरा पाप, स्लॉथ, आलस्य। ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, एक आदमी बिस्तर से बंधा हुआ है। वो ड्रग डीलर, पीडोफाइल बताया जाता है। हाँ, लेकिन वो उसकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी हालत। वो पिछले 1 साल से वहां बंधा है, जिंदा है, पर उसका शरीर सड़ रहा है। 1 साल से जिंदा? जी, किलर ने उसे सिर्फ तड़पाने के लिए जिंदा रखा था। दीवार पर उसकी तस्वीरें हैं, वो कैसे धीरे धीरे सड़ रहा है, और धूल में लिखा है स्लॉथ। ये तो भयानक है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, नैतिक आलस्य की सजा थी किलर के नजरिए से। और वो पल जब पुलिस उसे मरा समझती है और वो अचानक खांसता है, हाँ, वो तो बहुत डरावना था। ये दिखाता है कि किलर मौत से भी बदतर सजा देना चाहता है। और इन सब भयानक घटनाओं के बीच सोमरसेट और मिल्स का रिश्ता भी बदल रहा है। हाँ, मिल्स का गुस्सा बढ़ रहा है, वो और अधीर हो रहा है। शहर की गंदगी उसे परेशान कर रही है। और सोमरसेट? वो और शांत, लेकिन ज्यादा थके हुए लग रहे हैं।
उन्हें पता है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल है। ये सिर्फ तरीकों का नहीं, नजरिए का भी टकराव है। और इसी बीच कहानी में ट्रेसी मिल्स आती हैं, ग्विनेथ पाल्ट्रो, मिल्स की पत्नी। हाँ, ट्रेसी का किरदार बहुत जरूरी है। वो इस अंधेरी दुनिया में थोड़ी मासूमियत लाती है। वो शहर में नई है, अकेली है, डरी हुई है। और वो प्रेग्नेंट भी है, जो उसने मिल्स को बताया नहीं है। जी, ये बात कहानी में एक और परत जोड़ती है। हाँ, और जो उसकी सोमरसेट से वो मुलाकात। हाँ, जब वो अपना डर बताती है और सोमरसेट अपने अतीत का एक राज खोलते हैं। वो घरपात वाला किस्सा ये दिखाता है कि सोमरसेट की थकान सिर्फ नौकरी से नहीं, जिंदगी के बोझ से भी है। बिल्कुल। तो जांच आगे बढ़ती है, FBI की मदद ली जाती है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स के लिए। और एक नाम सामने आता है, जॉन डो। जॉन डो। मतलब कोई भी। हाँ, एक गुमनाम नाम। हम्म। और जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, तो क्या मिलता है वहां? एक ऐसी जगह जो किलर के दिमाग का नक्शा है। दीवारें धार्मिक लेखों, अपराधों की तस्वीरों से भरी हैं। हजारों पन्नों की डायरियां, जिनमें उसका पूरा दर्शन, उसका जुनून। हाँ, उसकी नफरत। हाँ। तब उन्हें समझ आता है कि वो किसी आम पागल से नहीं, बल्कि एक बहुत ही केंद्रित और खतरनाक विचारधारा वाले इंसान से डील कर रहे हैं। और तभी जॉन डो खुद आ जाता है। जी। और फिर वो पीछा, बारिश में, तंग गलियों में, जबरदस्ती है वो। और डो मिल्स पर गोली चलाता है, पर मारता नहीं। हाँ। जानबूझकर घायल करता है, जैसे वो कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तो मेरे प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद आती हैं अगली 2 हत्याएं। चौथी, लस्ट, कामुकता। और यहाँ किलर का तरीका और भी ज्यादा शैतानी है। वो वेश्या को मारता नहीं है। नहीं, वो एक आम आदमी को बंदूक दिखाकर मजबूर करता है कि वो एक अजीब ब्लेड वाले हथियार से उस वेश्या का रेप करे। हे भगवान। वो आदमी डर के मारे कर देता है और फिर खुद पुलिस के पास जाता है। डो अब दूसरों को पाप करने पर मजबूर कर रहा है। ये मिल्स और सोमरसेट को अंदर तक हिला देता है। और फिर 5वीं हत्या, प्राइड, अभिमान, एक मॉडल। हाँ। उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। फिर उसे चॉइस दी जाती है, ऐसे जियो या मर जाओ। वो आत्महत्या कर लेती है, दीवार पर प्राइड। तो यहां भी उसने सीधे हत्या नहीं की। नहीं, उसने हालात ऐसे बना दिए कि शिकार खुद अपनी जान ले ले, उसके अभिमान को तोड़कर। सोमरसेट समझ जाते हैं किलर अपने अंत के करीब है। 5 पाप हो गए, बचे हैं 2, एनवी और रैथ। और जब सब उसे ढूंढ रहे हैं, तभी वो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, जॉन डो खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है। केविन स्पेसी, खून से लथपथ लेकिन एकदम शांत। और क्या कहता है? डिटेक्टिव, लगता है आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। वो पल एकदम सिहरन पैदा कर देता है। वो 5 हत्याएं कबूल करता है। जी, लेकिन कहता है 2 बाकी हैं, और वो मिल्स और सोमरसेट को उन 2 लाशों तक ले जाने को तैयार है। शर्त ये कि सिर्फ यही दोनों उसके साथ जाएंगे। यहां से टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। क्या होने वाला है? तीनों शहर से बाहर जाते हैं, एक सुनसान बंजर रेगिस्तानी इलाके में। कार में डो शांत है, बातें कर रहा है, अपने मकसद को सही ठहरा रहा है। हाँ, कह रहा है दुनिया पाप से भरी है, लोग उदासीन हैं, उसका काम ध्यान खींचना है, आईना दिखाना है। मिल्स से कहता है जल्द समझोगे। और फिर वो रेगिस्तान में पहुंचते हैं। इंतजार करते हैं किसका? एक डिलीवरी वैन आती है। ड्राइवर मिल्स के नाम एक बॉक्स देता है और चला जाता है। एक बॉक्स? हाँ, सोमरसेट को शक होता है। वो बॉक्स खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दहशत में चिल्लाता है मिल्स पर, बंदूक नीचे रखो, वो जीत गया है, जॉन डो जीत गया। मिल्स को समझ नहीं आ रहा। वो चिल्लाता है, बॉक्स में क्या है बताओ। और जॉन डो एक ठंडी मुस्कान के साथ आखिरी सच बताता है। बॉक्स में मिल्स की पत्नी ट्रेसी का कटा हुआ सर है। नहीं। और वो ये भी बताता है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी, एक बात जो मिल्स को भी नहीं पता थी। ये तो हद है। और यहीं जॉन डो अपना पाप कबूल करता है। मैं एनवी हूँ, ईर्ष्या। उसे मिल्स की आम खुशहाल जिंदगी से जलन थी। और ये सुनकर मिल्स टूट जाता है, सारा कंट्रोल खो देता है। दुख, सदमा, गुस्सा, और वो जॉन डो को गोली मार देता है। तो मिल्स बन जाता है 7वां पाप, रैथ, क्रोध। बिल्कुल, जॉन डो की योजना सफल हुई। 7 पाप पूरे हुए। उसने अपनी मौत को भी अपने इस भयानक खेल का हिस्सा बना लिया। वो मर गया, लेकिन वो जीत गया। उसने दिखा दिया कि हर इंसान के अंदर क्रोध है। क्या अंत है। दिमाग सुन्न हो जाता है।
ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। ये बहुत गहरे सवाल उठाती है। वो 7 पाप समाज पर टिप्पणी बन जाते हैं। शहर का वो अंधेरा, वो बारिश, सब नैतिक पतन का प्रतीक है। मिल्स का वो आखिरी एक्ट न्याय था या बदला? यही सवाल है। और सोमरसेट बनाम मिल्स का जो टकराव था, तर्क बनाम भावना, उसका अंत कितना दुखद होता है। हाँ, दिखाता है कि कैसे चरम हालात में भावनाएं हावी हो जाती हैं। और जॉन डो का वो नैतिकता का विकृत नजरिया, क्या समाज की उदासीनता ऐसी बुराई को पनपने देती है? फिल्म कोई आसान जवाब नहीं देती। शायद यही इसकी खूबी है। कोई आसान समाधान नहीं, इंसान की जटिलता, अच्छाई बुराई का साथ रहना, ये सब दिखाती है। फिल्म का अंत भी कोई खुशनुमा नहीं है। मिल्स को ले जाया जाता है भविष्य अंधकार में। सोमरसेट रिटायरमेंट टाल देता है, शायद लड़ने के लिए रुकता है। लेकिन शहर वैसा ही रहता है, अंधेरा, भ्रष्ट। तो क्या संदेश है? बुराई जीत जाती है? शायद ये नहीं कि जीत जाती है, पर ये कि बुराई हमेशा रहती है, लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए अंत में सोमरसेट हेमिंग्वे की वो लाइन कहते हैं, दुनिया एक अच्छी जगह है और इसके लिए लड़ने लायक है। मैं दूसरे हिस्से से सहमत हूँ। मतलब दुनिया शायद अच्छी ना हो, पर जो कुछ अच्छा है उसके लिए लड़ना जरूरी है। बिल्कुल एक थके हुए इंसान का संकल्प। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ सोचने के लिए रह जाता है, क्या वाकई समाज की उदासीनता इन पापों को बढ़ावा देती है जैसा जॉन डो कह रहा था, या फिर क्या ऐसी चरम बुराई का सामना हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है?